दोस्तों स्वागत है आपका नारुतो की एक्सप्लेनेशन की 19th वीडियो में, जहां हम एपिसोड 95 से लेके एपिसोड 101 तक की स्टोरी कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक नारुतो की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो पहले आप उन्हें जाके देख लो। हमेशा की तरह लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन का शुभारंभ करते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमे लॉफ्ट। पिछले 6 एपिसोड्स में हमने देखा था कि ओरोचिमारू अपने हाथ ठीक करवाने के बदले जुनाडे को, दानकातो और नवाकी को वापस जिंदा कर देने का ऑफर देता है। इसके बाद हमने देखा था कि जिराया और नारुतो भी लेडी जुनाडे से मिलते हैं, जहां जुनाडे और नारुतो के बीच तू मैं हो जाती है और जुनाडे नारुतो से शर्त लगाती है कि अगर नारुतो ने 1 हफ्ते के अंदर रासेंगन को मास्टर कर दिया तो वो अपना नेकलेस नारुतो को दे देगी। इसके बाद हमने देखा था कि शिजुने नारुतो को लेडी जुनाडे का दर्दनाक पास्ट बताती है कि कैसे जुनाडे ने सेकंड ग्रेट निंजा वार में अपने छोटे भाई नवाकी और अपने प्यार दानकातो को खो दिया, जिसके बाद नारुतो लगातार ट्रेनिंग करने लग जाता है और थक के बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जुनाडे जिराया की ड्रिंक में कोई ड्रग मिलाकर जिराया को बेहोश कर देती है और फिर वो शिजुने को भी बेहोश करके ओरोचिमारू से सौदा करने चली जाती है, पर वो ऐन वक्त पर ओरोचिमारू को धोखा दे देती है, जिससे जुनाडे और काबुटो के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। पर काबुटो जुनाडे की कमजोरी का फायदा उठा जुनाडे को अपना ब्लड निकाल के दिखाता है, जिसको देख के जुनाडे बुरी तरह कांप जाती है और लड़ने की हालत में नहीं बचती। तभी बीच में नारुतो, जिराया और शिजुने भी जुनाडे को बचाने आ जाते हैं, जहां ओरोचिमारू और जिराया के बीच भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ काबुटो शिजुने और नारुतो को भी बुरी तरह घायल कर देता है, पर नारुतो जुनाडे के मना करने पे भी वापस खड़ा होकर एक परफेक्ट रासेंगन बना के काबुटो पे मार देता है। अब आगे एपिसोड 95 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारुतो रासेंगन बनाकर काबुटो के पेट में मारता है और इस बार रासेंगन की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि काबुटो जमीन चिरता हुआ सीधा एक पत्थर पे जाके टकरा जाता है। ये देख जुनाडे दंग रह जाती है। जिराया भी ये देखकर काफी खुश हो जाता है, पर ओरोचिमारू को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि भला एक बच्चे ने इतना मुश्किल जुत्सु कैसे मास्टर कर लिया। वही नारुतो के मुंह से खून निकलने लगता है और क्योंकि उसने अपना काफी ज्यादा चक्र इस्तेमाल कर लिया था तो वो गिर के बेहोश हो जाता है। तभी हम काबुटो को देखते हैं, जो कि अभी भी अपने पैरों पर खड़ा था। काबुटो का पेट बुरी तरह से जल चुका था, पर ये क्या, वो देखते ही देखते हील होने लगता है। ये देख जुनाडे चौंक जाती है। तब काबुटो जुनाडे को बताता है कि रासेंगन पढ़ने से पहले ही उसने अपना चक्र अपने पेट में कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसका पेट एडवांस से ही हील होना शुरू हो गया था। और फिर काबुटो जुनाडे और नारुतो की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी अचानक अपनी ही जगह पर गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने भी अपना सारा का सारा चक्र खुद को हील करने में लगा लिया था, और ऊपर से नारुतो के रासेंगन से हुआ इम्पैक्ट भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसका असर अभी भी था। इधर जुनाडे को नारुतो के दिल की धड़कनें सुनने के बाद पता लगता है कि नारुतो का हार्ट फेल हो रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जब नारुतो काबुटो को रासेंगन मारने जा रहा था, उसी ही पल काबुटो ने भी अपने मेडिकल स्काल्पेल जुत्सु से नारुतो के हार्ट के आसपास की मसल्स के चिथड़े कर दिए थे। जुनाडे घबराते हुए नारुतो को हील करने लगती है। तभी काबुटो बोलता है कि इस सबसे अब कोई फायदा नहीं। उसने नारुतो के हार्ट के पास के उस चक्रा नेटवर्क को ही काट दिया है जिसे नाइन टेल फॉक्स का चक्रा उसे हील करता था। जुनाडे देखती है कि नारुतो ने सांस लेना बंद कर दिया है। ये देख उसे नवाकी और दानकातो की डेड बॉडी याद आती है और जुनाडे पैनिक करते हुए बार बार कहने लगती है, प्लीज मत मरना। तभी हम नारुतो के अंदर नाइन टेल फॉक्स को देखते हैं, जो कह रहा होता है कि धीरे धीरे अंधेरा क्यों होता चला जा रहा है और मेरी शक्ति इतनी कम कैसे हो रही है। यानी कि दोस्तों नारुतो के साथ साथ नाइन टेल फॉक्स भी मरने लगता है। तभी कहीं से एक पानी की बूंद आके नाइन टेल फॉक्स के ऊपर गिरती है और उसके आसपास की चीजें धीरे धीरे फिर से साफ होने लगती हैं। वहाँ हम देखते हैं कि बाहर जुनाडे के आंसू नारुतो पे गिर रहे थे। तभी अचानक नारुतो अपना हाथ उठाकर जुनाडे के नेकलेस को पकड़ लेता है और धीरे से कहता है, वो बैट आखिर में जीत गया ना। ऐसा कहकर नारुतो वापस बेहोश हो जाता है। थैंक्स टू द जुनाडे हीलिंग स्किल्स नारुतो कुछ हद तक हील हो चुका था। ये देखकर काबुटो शॉक रह जाता है। जुनाडे भी एक नई उम्मीद से भर जाती है और दानकातो और नवाकी के सपने को याद करते हुए कहती है, होकागे बनना ही मेरा सपना है। ऐसा कहते थे ना तुम नारुतो, बस एक आखिरी बार मैं तुम पे अपनी बैट लगाती हूँ। और ऐसा कहते हुए वो नारुतो के गले में अपना नेकलेस डाल देती है। दोस्तों वाकई अगर आप इस सीन को खुद देखोगे तब भी आप इस सीन को अच्छे से फील कर पाओगे, क्योंकि इस दौरान बीजीएम और डायलॉग्स आपस में ऐसे ब्लेंड होते हैं कि वो किसी को भी इमोशनल कर दें। वहीं दूसरी ओर नारुतो ये देखकर काफी परेशान होता है कि नारुतो जिंदा बच गया। वो नारुतो की काबिलियत देख के सोचता है कि अगर नारुतो अकात्सुकी के हाथ लग गया तो अच्छा नहीं होगा, और मौका देकर ओरोचिमारू नारुतो को जान से मारने बढ़ता है। जिराया उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ओरोचिमारू अपनी जीभ को लंबा कर जिराया के पैर को पकड़ के जमीन पर पटक देता है। फिर वो अपने मुंह के अंदर एक सांप के मुंह से तलवार निकालकर नारुतो की तरफ बढ़ता है और तभी जुनाडे बीच में आकर उसके वार को अपने आप पर ले लेती है। ओरोचिमारू ये देखकर पीछे हटता है और कहता है कि वो जुनाडे को बिल्कुल नहीं मारना चाहता, पर नारुतो के जिंदा रहने से फ्यूचर में बहुत बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं, जिसका शायद जुनाडे को कोई अंदाजा भी नहीं है, इसलिए नारुतो का मरना जरूरी है। इस पर जुनाडे कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं इस लड़के को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। तब ओरोचिमारू कहता है, पर क्यों? जिस पर जुनाडे कहती है, मैं नारुतो को प्रोटेक्ट करके अपने घर लीव विलेज को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि
क्योंकि ये लड़का एक दिन होकागे बनेगा। ओरोचिमारू ये सुन के सुनाडे पे तलवार से वार करता है, जिससे सुनाडे गिर जाती है और फिर ओरोचिमारू नारुतो पर तलवार से वार करता है, पर फिर से सुनाडे बीच में आकर वो वार अपने ऊपर ही ले लेती है। आसपास खून ही खून देख के सुनाडे कांपने लगती है, तो ओरोचिमारू लात मार के सुनाडे को साइड कर देता है और कहता है तुम इसे क्या बचाओगी, तुम तो खून देख के ही कांपने लग जाती हो और ऊपर से इतने गहरे घाव होने के बाद तुम तो अधमरी हो चुकी हो। तभी अचानक सुनाडे कांपना बंद कर देती है। ये देख के ओरोचिमारू हैरान रह जाता है कि भला इसने अपने फियर को ओवरकम कैसे कर लिया। तभी अगले ही पल सुनाडे ओरोचिमारू के मुंह पर एक किक मारती है और कहती है कि मैं भूल गई थी, मैं लीव विलेज की 5th होकागे हूँ। ऐसा कहते ही सुनाडे के चेहरे पर जो रोम्बस जैसा मार्क था वो गायब हो जाता है और उसके फेस पे एक टैटू सा बन जाता है और फिर वो कोई जुत्सु करने लगती है। शिजुने सुनाडे के चेहरे पर बने टैटू को देख के घबरा जाती है और सुनाडे से कहती है कि वो अपनी सील रिलीज ना करे, पर सुनाडे सब कुछ अनसुना कर अपनी माइटोटिक रीजनरेशन निंजा आर्ट का यूज करती है और ऐसा करते ही उसके सारे घाव अगले ही पल हील हो जाते हैं और उसके चेहरे से वो टैटू भी हट जाता है। ये देख ओरोचिमारू हैरान रह जाता है कि भला ये कैसा जुत्सु है। साथ ही वो कहता है कि इसका मतलब वो इकलौता नहीं था जो इतने साल नए नए जुत्सु की खोज कर रहा था। इसके जवाब में सुनाडे कहती है कि इतने सालों से वो अपना सारा चक्रा अपने माथे में स्टोर कर रही थी। अब इस मैसिव चक्रा के इस्तेमाल से वो अपने सेल्स को बहुत ही जल्द डिवाइड करवा के अपने शरीर के डैमेज्ड ऑर्गन्स को रीजनरेट कर सकती है। अब ओरोचिमारू जितना चाहे अपनी तलवार से सुनाडे को काट ले, पर सुनाडे मरेगी ही नहीं। वहीं ये देख के शिजुने घबराते हुए अपने मन में कहती है कि सेल्स रीजनरेट करने की भी एक लिमिट है। जितना ज्यादा सुनाडे अपनी इस एबिलिटी का यूज करेगी उतनी ही सुनाडे अपनी जिंदगी कम करती जाएगी। उधर तभी सुनाडे अपने हाथ पर खून लगाती है, जिसे देख के ओरोचिमारू भी काबुटो के पास जाकर अपने हाथ में खून लगवाता है। तो फिर जिराया भी तैयार हो जाता है और ये तीनों लेजेंडरी सानिन एक साथ समनिंग जुत्सु करते हैं और अगले पल मैदान में ओरोचिमारू का जाइंट स्नेक मांडा, सुनाडे की जाइंट स्नेल कात्सुयु और जिराया का जाइंट रोड गामाबुंटा समन हो जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 95 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 96 के फर्स्ट सीन में गामातात्सु इतनी टेंस सिचुएशन में भी बड़ा चिल होके अपने पापा गामाबुंटा को हेलो बोलता है, जिससे मांडा का ध्यान उस पे जाता है, पर गामागीची और टॉनटॉन उस पर गुस्सा होते हुए उसे वहां से भागने के लिए बोलते हैं। गामाबुंटा सभी सानिन्स को एक साथ देखकर बोलता है कि आज तुम सभी को फिर से एक साथ देखकर मेरी तो आंखें भर आई। तो जिराया गामाबुंटा को इस पल मजाक करने से मना करता है और कहता है कि आज इस बैटल में वो ओरोचिमारू को जान से मारकर सारी परेशानियों को यहीं पे खत्म कर देगा। दूसरी ओर मांडा ओरोचिमारू पे गुस्सा हो रहा होता है कि ओरोचिमारू ने उसे क्यों समन करा और फिर वो बदले में 100 इंसानों की बलि मांगता है। ओरोचिमारू ना चाहते हुए भी चुपचाप मान जाता है, क्योंकि अगर मांडा को ये पता चला कि ओरोचिमारू अब कोई भी जुत्सु यूज नहीं कर सकता तो मांडा मौके का फायदा उठाते हुए उल्टा ओरोचिमारू को ही खा जाएगा। इसके बाद सुनाडे के कहने पर कात्सुयु अपने एक क्लोन से नारुतो को शिजुने के पास ले जाती है और शिजुने से कहती है कि शिजुने नारुतो को किसी सुरक्षित जगह पे ले जाए। फिर जिराया ओरोचिमारू को कहता है कि तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है, तुम हम में से एक कहलाने के लायक नहीं हो। सुनाडे भी कहती है कि आज एक लेजेंडरी सानिन कम होने वाला है। तभी कात्सुयु मांडा पर एसिड स्प्रे फेंकती है, पर मांडा डॉच करके कात्सुयु को जकड़ लेता है। ये देखकर गामाबुंटा मांडा की ओर अपनी कटाना लेकर बढ़ता है, पर मांडा गामाबुंटा की कटाना को अपने मुंह से पकड़ लेता है। फिर सुनाडे के इशारे पर कात्सुयु अपनी बॉडी को ढेर सारी छोटी छोटी स्नेल्स में कन्वर्ट कर देती है, जिससे वो मांडा की पकड़ से छुट जाती है। फिर वो वापस रीयूनाइट होके अपने साइज में वापस आ जाती है। तभी जिराया और गामाबुंटा अपने अपने मुंह से फ्लेम्स और ऑयल फेंक के एक जाइंट फ्लेम थ्रोअर बना के मांडा की तरफ चलाते हैं। आग से घिरे मांडा के शरीर को पिघलता देख दोनों खुश हो जाते हैं, पर बाद में आसपास से आग हटने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ तो बस मांडा की शेडेड स्किन थी। तभी नीचे जमीन से हलचल होती है, तो गामाबुंटा मांडा के बाहर आते ही उसे पकड़ लेने के लिए तैयार होता है, पर वहाँ से तो मांडा की टेल निकलती है। मौके का फायदा उठाते हुए मांडा अपने मुंह को उनके पीछे से निकालकर उन्हें खाने बढ़ता है, पर तभी सुनाडे गामाबुंटा की जाइंट कटाना को लेकर मांडा के सर के आर पार कर देती है। ये देख के ओरोचिमारू थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि एक ही सानिन उसका सामना करने के लिए काफी था, पर यहाँ तो दो आ गए। मौके का फायदा उठाते हुए ओरोचिमारू अपनी जीप को लंबा करके पीछे से सुनाडे की गर्दन पकड़ लेता है, पर जैसे तैसे उसे छूटकर सुनाडे उसकी जीप पकड़कर उसे ऊपर हवा में फेंक देती है और फिर साथ ही उस पर ढेर सारे पंच बरसाने लगती है। पर तभी सुनाडे रुक जाती है और हांफने लगती है। एक्चुअली सुनाडे अब अपनी स्ट्रेंथ की लिमिट पर थी। मौके का फायदा उठाते हुए ओरोचिमारू भागने की कोशिश करता है, पर फिर सुनाडे हिम्मत करके उसे फिर से पकड़कर उस पर फिर से ढेर सारे पंच मारना शुरू कर देती है और एट लास्ट अपने हाथों में चक्रा कंसंट्रेट करके वो उसके मुंह पर एक डायरेक्ट हिट मारती है, जिससे ओरोचिमारू सीधा मांडा के ऊपर जाके गिरता है। मांडा भी अपनी चोट के कारण वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद ओरोचिमारू हांफते हुए अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाता है और सुनाडे से कहता है कि अगर तुम मेरे हाथ हील नहीं कर सकती तो मेरे पास इन्हें ठीक करने का एक दूसरा तरीका भी है। फिर ओरोचिमारू अपना सर उठाता है और हम देखते हैं कि उसके चेहरे की एक तरफ की स्किन छिल चुकी होती है, जिसके अंदर किसी और फेस की एक नई फ्रेश स्किन नजर आ रही होती है। सुनाडे और जिराया ये देखकर चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि ओरोचिमारू ने किसी और के शरीर के अंदर अपने आप को डाल रखा था और ओरोचिमारू फिर से एक और बार ऐसा ही करने की बात कर रहा है। ओरोचिमारू कहता है कि वो लीव विलेज को तबाह करने दोबारा लौट कर आएगा और उस समय सब ये देखेंगे कि आखिर अमर होना
किसे कहते हैं। ऐसा कहकर वो और काबुटो वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिराया और जुनाडे बहुत ज्यादा थक चुके थे और साथ ही हम देखते हैं कि जुनाडे के फोरहेड पे वो रोम्बस मार्क भी वापस आ गया था, यानी कि जुनाडे ने अपने स्टोर चक्रा से माइटोटिक रीजनरेशन जुत्सु का यूज करना अब बंद कर दिया था। सीन शिफ्ट होता है और हम जुनाडे, जिराया और शिजुने को नारुतो के पास देखते हैं। नारुतो अभी भी बेहोश होता है। नारुतो के गले में नेकलेस देखकर जिराया हंसते हुए जुनाडे से कहता है कि तुम हमेशा ही अपनी सारी बेट्स हार जाती हो। तभी जुनाडे अचानक बूढ़ी दिखने लगती है, यानी माइटोटिक रीजनरेशन जुत्सु यूज करने का साइड इफेक्ट जुनाडे पे शुरू हो गया था। जुनाडे सभी से कहती है कि घबराओ मत, वो कुछ टाइम रेस्ट करेगी तो दोबारा जवान दिखने लग जाएगी। साथ ही वो कहती है कि अब से कोई भी उसे जुनाडे कहकर ना बुलाए क्योंकि वो अब 5th होकागे है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सभी अभी भी टांजोकू टाउन में ही होते हैं और एक रेस्टोरेंट में अपनी पेट पूजा कर रहे होते हैं। अब तक नारुतो को भी होश आ गया होता है और जुनाडे भी फिर से जवान दिख रही होती है। यहाँ नारुतो ये जानकर हैरान रह जाता है कि उसकी थोड़ी देर आंख क्या लग गई, ये बूढ़ी औरत तो 5th होकागे बन गई। नारुतो को ये बात डाइजेस्ट ही नहीं होती और वो जुनाडे के बारे में बुरा भरा बोलना शुरू कर देता है। फिर इन दोनों के बीच फिर से तू मैं शुरू हो जाती है और पिछली बार की तरह ही इस बार भी इन दोनों की लड़ाई बाहर तक पहुंच जाती है। सीन शिफ्ट होता है और बाहर फिर से जुनाडे और नारुतो आमने सामने होते हैं और इस बार भी जुनाडे कहती है कि इस ज्ञानिन के लिए उसकी एक उंगली ही काफी है। फाइट शुरू होने पर नारुतो जुनाडे की तरफ पंच मारने बढ़ता है पर जुनाडे उसे बड़ी ही आसानी से डॉच करके उसके हेडबैंड को उसके सर से अलग कर देती है और उसके माथे पर अपनी उंगली से फिर से फ्लिक मारने बढ़ती है। नारुतो को लगता है कि उसे फिर से पिछली फाइट की तरह ही इस बार भी जोरदार फ्लिक पड़ेगी, पर अचानक हम देखते हैं कि फ्लिक की जगह जुनाडे नारुतो के फोरहेड पे किस करती है। ये देख नारुतो भी हैरान रह जाता है। बेटा मन में लड्डू फूटा। इसके बाद जुनाडे हंसकर उसे कहती है कि वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान और एक अच्छा होकागे बनेगा। एपिसोड की आखिरी सीन में हम देखते हैं कि नारुतो सभी के पीछे पीछे भाग रहा था। जुनाडे मुड़कर नारुतो को देखती है और नवाकी और दानकातो को याद करके मन में कहती है, क्या तुम दोनों इसे देख रहे हो? तुम्हारे सपने अभी भी इसमें जिंदा हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है एंड फाइनली सभी फिर खुशी खुशी ली विलेज की ओर बढ़ने लगते हैं। एपिसोड 97 एक फिलर एपिसोड है। फिलर एपिसोड यानी मेन स्टोरी लाइन से हटकर एक एडिशनल एपिसोड जो बिना मेन स्टोरी लाइन को बिगाड़े बीच बीच में आकर व्यूअर्स को एक कॉमिक रिलीफ देते हैं। तो आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ली विलेज जाती बार रास्ते में जुनाडे और शिजुने एक टाउन में रुकने की बात करते हैं जो कि अपने हॉट स्प्रिंग्स बात के लिए जाना जाता है, जिस पर नारुतो और जिराया साफ मना कर देते हैं कि वो अब सीधा ली विलेज पहुंचकर ही रुकेंगे। जिस पर जुनाडे जिराया के कान के पास आके कहती है कि यहाँ की लड़कियां बड़ी सुंदर होती हैं और तो और यहाँ मेल और फीमेल दोनों एक साथ ही एक ही बाथिंग हाउस में नहा सकते हैं। तो फिर क्या, जिराया चुपचाप अपने कदम टाउन की तरफ बढ़ा लेता है। ये देख के नारुतो शॉक हो जाता है कि जिराया ने पलटी मार ली। फिर सभी उस टाउन के अंदर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि दो लोग जुनाडे का पीछा कर रहे थे। अगले सीन में हम नारुतो और जिराया को हॉट स्प्रिंग बाथ का मजा लेते हुए देखते हैं, पर बाहर जुनाडे आदत से मजबूर किसी तरह शिजुने को समझा बुझाकर अपने साथ कसीनो खेलने ले जाती है। नारुतो भी थोड़ी देर बाद अपने होटल रूम चला जाता है, पर देखता है कि उसके रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा है और उसका नेकलेस भी वहाँ से गायब है। नारुतो को दीवार पर एक नोट मिलता है जिसमें एक लोकेशन लिखी थी। उस लोकेशन पे जाने पर नारुतो को वही दो लोग मिलते हैं जो हमें जुनाडे का पीछा करते हुए दिखे थे। दूसरी तरफ जिराया अभी भी बाथ हाउस में ही होता है और लड़कियों के आने का इंतजार कर रहा होता है। पेशेंस इज द की यू नो। पर वहाँ लड़कियों की जगह बंदरियां नहाने आती हैं। ये देख के जिराया फ्रस्ट्रेट होके विश करता है कि कम से कम यहाँ इंसान आए। तभी जिराया की ये विश भी पूरी हो जाती है और वहाँ ढेर सारे आदमी आ जाते हैं। फिर जिराया फिर से फ्रस्ट्रेट होके एक और विश करता है कि यहाँ आने वाले इंसान तो हो पर मर्द नहीं, औरत। दूसरी तरफ नारुतो को उन दोनों आदमियों से पता चलता है कि उन्हें लगा था कि यह नेकलेस अभी भी जुनाडे का ही है, इसलिए वो इसे चोर के ले आए। वो लोग नारुतो को पूरी बात बताते हैं। एक्चुअली ये अकागी फैमिली से हैं। कुछ सालों पहले इनके बॉस ने जुनाडे को पैसे लोन पे दिए थे जिन्हें जुनाडे जुए में हार गई। अमाउंट बहुत ज्यादा था तो इनके बॉस ने इन दोनों को जुनाडे से अपने पैसे वापस वसूलने भेज दिया। तो ये 3 सालों से जुनाडे को जगह जगह ढूंढ रहे हैं, जिसके चक्कर में वो एक बार भी घर नहीं जा पाए। नारुतो को इनकी हालत देख के इन पे दया आती है और वो फिर खुद ही अपनी ही किडनैपिंग का प्लान बनाता है। सीन कसीनो की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ जुनाडे हमेशा की तरह अपने सारे पैसे हार गई होती है और फिर वो शिजुने को होटल से अपना पैसों से भरा सूटकेस लाने को भेजती है। मीनवाइल बाथ हाउस में फाइनली जिराया की विश पूरी हो गई होती है, पर इस बार लड़कियों की जगह उसे बूढ़ी औरतों ने घेर रखा होता है। तो वो फिर से अपनी किस्मत को कोसता है कि उसने वो लड़कियां मांगी थी जिनके दांत अभी भी सलामत हो। वहीं दूसरी तरफ सूटकेस लाने गई शिजुने को अकागी फैमिली से आए एक लेटर से नारुतो की किडनैपिंग का पता चलता है। तो ये बात शिजुने जुनाडे को बताने निकलती है, पर उसे जुनाडे कहीं नहीं मिलती। तो फिर वो खुद जुनाडे का रूप लेकर नारुतो को बचाने पहुंच जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि नारुतो खुद ही अपनी किडनैपिंग में अकागी फैमिली के बंदों के साथ मिला हुआ है। तो वो चुपचाप वापस लौट
आती है। जुनाडे बनी शिजुने से अनजान नारुतो खुद शिजुने का रूप लेकर उसके पास जाके पैसों वाला ब्रीफकेस उठा के कहता है कि मैं इसे किसी सुरक्षित जगह पर रख देती हूँ। फिर वो बैग उठा के चुपचाप वहाँ से कट लेता है। तब जुनाडे यानी शिजुने उसका पीछा करती है तो नारुतो अपने क्लोन्स बनाकर विलेज में चारों तरफ भेज देता है। शिजुने भी जुनाडे के रूप में अपने ढेर सारे क्लोन्स बना के नारुतो को काफी मुशक्कत के बाद पकड़ ही लेती है। पर तभी अकागी फैमिली के वो दो आदमी आके उससे वो ब्रीफकेस छीन लेते हैं। पर ये क्या, उस बैग के अंदर तो पैसे ही नहीं होते। जुनाडे बनी शिजुने वहाँ से दबे पांव कटने लगती है। पर उसी वक्त वहाँ असली जुनाडे एक आदमी के साथ आती है। ये देख के नारुतो शॉक रह जाता है कि जुनाडे वहाँ है, तो फिर तब से यहाँ कौन है। फिर जुनाडे के पूछने पर शिजुने अपने असली रूप में आके उसे पूरा किस्सा बताती है। तब जुनाडे उसके साथ खड़े आदमी से सबको मिलवाती है कि ये अकागी फैमिली के हेड हैं जो जुनाडे को कोइंसिडेंटली कसिनो में मिल गए। साथ ही वो बताती है कि उसने तो 1 साल पहले ही अपना पूरा लोन चुका दिया था। इस बात से अनजान उन दोनों आदमियों को अकागी फैमिली के हेड बताते हैं कि वो भी 1 साल से उन दोनों को ढूंढ रहे हैं कि उन्हें कोई बताए कि जुनाडे ने लोन वापस पे कर दिया है तो वो दोनों अब घर आ सकते हैं। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट होने के बाद जुनाडे, शिजुने और नारुतो वापस ली विलेज की ओर निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अरे 1 मिनट, हम क्या कुछ भूल रहे हैं? अरे जिराया कहाँ है? दोस्तों जिराया अभी भी बाथ हाउस में ही होता है जहाँ वो लड़कियों का इंतजार करते करते अब तक हॉट स्प्रिंग बाथ में लाल होके उबल चुका होता है और लगभग बेहोशी की ही हालत में होता है। तभी बाथ हाउस में सुंदर सुंदर जवान लड़कियां आती है पर वो जिराया को ऐसी अजीब हालत में देख के डर के वहाँ से भाग जाती हैं। पर हमारे परवी सेज के लिए तो बस इतना ही काफी था। वो इतने में खुश हो जाता है कि फाइनली उसे कुछ तो देखने को मिला। और इसी के साथ एपिसोड 97 यहीं पे खत्म हो जाता है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना क्योंकि हम ऐसी अलग अलग तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस हिंदी में लेके आते रहते हैं। एपिसोड 98 में हमें ली विलेज को दिखाया जाता है जहाँ कोनोहामारू होकागे मेंशन से 2 लोगों को कुछ सामान लाते देख उनसे पूछता है कि वो उसके दादाजी का सामान कहाँ ले जा रहे हैं। जिस पर वो दोनों कोनोहामारू को बताते हैं कि क्योंकि अब 5th होकागे को चुना जा चुका है तो वो अब 3rd होकागे की चीजों को यहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। ये सुनकर कोनोहामारू हैरान हो जाता है कि इन्होंने इतनी जल्दी कोई 5th होकागे भी चुन लिया। तो वो गुस्सा होकर होकागे मेंशन में जाता है। पर उस नादान बच्चे को क्या ही पता था कि अब वो सीधा स्वर्ग पहुंचने वाला है क्योंकि जैसे ही वो गेट पार करता है उसका चेहरा सीधा जुनाडे के चंगुमंगू से जा टकराता है और उस मुलायम पल में उसका सारा गुस्सा खुशी में बदल जाता है। बैक टू द रियलिटी, कोनोहामारू वहाँ से हटकर जुनाडे से पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है। जिस पर जुनाडे कहती है कि ये बात तो उल्टा जुनाडे को इस ठरकी बच्चे से पूछनी चाहिए। तो शिजुने आके जुनाडे को उसकी मीटिंग के बारे में याद दिलाकर वहाँ से ले जाती है। कोनोहामारू कुछ नहीं कर पाता और गुस्से से उछलने लगता है और उस पर तभी नारुतो आकर टकरा जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। तब नारुतो कोनोहामारू से पूछता है कि क्या उसने यहाँ किसी बूढ़ी औरत को देखा जो जवान दिखती है और जल्दी गुस्सा भी हो जाती है। इस पर कोनोहामारू हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि आखिर वो औरत है कौन। तब नारुतो कोनोहामारू को बताता है कि वो 5th होकागे है और उसे अपने प्रॉमिस के मुताबिक हॉस्पिटल में होना चाहिए था, ना कि होकागे मेंशन में। कोनोहामारू को जब ये पता चलता है कि जिसके साथ उसका ये हसीन हादसा हुआ वही 5th होकागे है तब वो चौंक जाता है। पर उसे ये बात डाइजेस्ट ही नहीं होती और वो नारुतो को झूठा बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विलेज के एल्डर्स जुनाडे को उसकी होने वाली होकागे इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में बता रहे होते हैं। जुनाडे उनसे पूछती है कि क्या वो ये रीति रिवाज स्किप नहीं कर सकते। तो एल्डर लेडी के डांटने पर फिर जुनाडे मान जाती है। इसके बाद एल्डर 2 निंजास को ये बात विलेज में फैला देने को कहती है कि कुछ ही दिनों में सारा विलेज नए होकागे का स्वागत करेगा। दूसरी तरफ हम कोनोहामारू को होकागे मेमोरियल के पास देखते हैं जो कहता है कि आखिर क्यों दादाजी, क्या जरूरत थी आपको जाकर मरने की, और अब ये 5th होकागे। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम नारुतो को देखते हैं जो जुनाडे के पास आके कहता है कि शायद वो भूल रही है कि उसे सबसे पहले सास्के, ककाशी सेंसे और रॉकली को ठीक करने हॉस्पिटल जाना था। ये सुन जुनाडे वहाँ से जाने लगती है और तभी शिकामारू और उसके डैड वहाँ आते हैं। तो जुनाडे उसके डैड से बात करने लगती है। इधर शिकामारू नारुतो से पूछता है कि ये औरत कौन है और इतनी यंग होने के बाद भी मेरे डैड से ऐसे क्यों बात कर रही है कि वो उनके सामने कोई बच्चे हैं। इस पर नारुतो से बताता है कि वो 5th होकागे हैं और वो असल में 50 साल की ओल्ड लेडी है जो किसी जुत्सु का यूज करके यंग दिखती है। शिकामारू ये सुनकर चौंक जाता है। नारुतो फिर उसे बाय बोलकर जुनाडे के साथ हॉस्पिटल की ओर चल देता है। शिकामारू के डैड उसके पास आकर कहते हैं कि ये लेडी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे खूबसूरत लेडी है जो एक लेजेंडरी सानिन भी है। शिकामारू कहता है कि वो लड़कियों के आसपास कंफर्टेबल फील नहीं करता क्योंकि वो सभी किसी न किसी तरह अजीब होती हैं। तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि ऐसा मत बोलो, नो मैन आर बोर्न विदाउट वीमेन, और एक औरत कितनी भी गुस्से वाली हो वो अपना सॉफ्ट एटीट्यूड सिर्फ उसके सामने ही रखती है जिससे वो प्यार करती हो। तब शिकामारू अपने मन में कहता है कि हाँ, बोल भी कौन रहा है जो डर के मारे खुद मॉम के पल्लू के पीछे पीछे चलता हो। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ नारुतो सुनाडे के साथ सास्के के रूम में जाता है। साकुरा वहाँ पहले से मौजूद थी तो नारुतो साकुरा को खुश होकर बताता है कि ये औरत सास्के को ठीक कर देगी। सुनाडे फिर अपना हाथ सास्के के माथे पर रखती है और थोड़ी देर बाद सास्के अपनी आंखें खोल देता है और उठकर बैठ जाता है। ये देख साकुरा रोते हुए सास्के को
को कस के गले लगा लेती है, पर नारुतो को ये देख के धक्का लगता है। दिस सीन वाज सो हार्ट ब्रेकिंग। साकुरा ने नारुतो से थैंक यू तक भी नहीं कहा, तो फिर नारुतो चुपचाप उदास होके वहाँ से जाने लगता है। जुनाडे ये सब देख नारुतो के दिल का हाल समझ लेती है। फिर वो ककाशी सेंसे को भी ठीक करके कहती है कि बहुत शर्म की बात है कि बस 2 लोगों ने उसकी ऐसी हालत कर दी, क्या फायदा हुआ इतना जीनियस होने का। ये सुन के ककाशी शर्म के मारे कुछ भी नहीं कह पाता। गाय सेंसे जुनाडे के पीछे ही खड़े थे और रॉकली के नंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो फिर जुनाडे इसके बाद रॉकली को देखने जाती है और उसकी हालत देख के नारुतो को इरुका सेंसे से मिलने का याद दिलाकर उसे वहाँ से भेज देती है। और फिर जुनाडे रॉकली को एग्जामिन करते हुए उससे कहती है कि वो उसे कोई झूठे सपने नहीं दिखाएगी। रॉकली अब कभी शिनोबी नहीं बन सकता। ये सुन के रॉकली और गाय सेंसे को सदमा लग जाता है और गाय सेंसे मुस्कुराते हुए जुनाडे से पूछते हैं कि वो मजाक कर रही है ना। इस पर लेडी जुनाडे बताती है कि रॉकली की स्पाइन में काफी सारे ब्रोन फ्रेगमेंट्स बहुत अंदर तक घुस चुके हैं, तो वो अब किसी भी शिनोबी मिशन को पूरा कर पाने के काबिल ही नहीं रहा। ये सुनकर रॉकली टूट जाता है। गाय सेंसे भी ये सच एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे और पैनिक करते हुए कहते हैं कि रॉकली इस औरत की बातों को सीरियसली मत लेना, ये लेडी जुनाडे के रूप में कोई राक्षस है। तब शिजुने गाय सेंसे को सांत्वना देती है, तब जाके वो शांत होते हैं। रॉकली जुनाडे से पूछता है कि क्या उसके ठीक हो पाने की कोई भी संभावना नहीं है, जिसपे जुनाडे कहती है कि जुनाडे के अलावा कोई और रॉकली की सर्जरी कर पाने का सोच भी नहीं सकता, पर जुनाडे की स्किल्स भी रॉकली को ठीक कर पाने के लिए काफी नहीं होगी। और अगर जुनाडे रॉकली की सर्जरी करेगी तो या तो रॉकली पूरी तरह से ठीक हो जाएगा या वो पक्का मर जाएगा। तो इससे बेहतर यही है कि रॉकली शिनोबी बनने का सपना ही छोड़ दे और ऐसे ही अपनी आगे की जिंदगी जिए। रॉकली बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद गाय सेंसे जुनाडे से कहते हैं कि अगर उन्हें पता होता कि जुनाडे रॉकली को कुछ ऐसा बोलेगी तो फिर वो जुनाडे को ली से कभी मिलने ही नहीं देते। जिस पर जुनाडे कहती है कि जितना जल्दी रॉकली को इस बात का पता चलता उतना ही उसके लिए अच्छा होता। आज नहीं तो कल रॉकली को सच का सामना तो करना ही था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 99 में हम अगले दिन नारुतो को देखते हैं, जिसे रास्ते में रॉकली मिलता है। तो वो रॉकली से पूछता है कि ग्रैंडमा जुनाडे ने क्या उसे ठीक कर दिया। इस पर रॉकली कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि वो किसी को भी परेशानी में डालना नहीं चाहता था। तभी वहाँ पर कोनोहामारू के दोस्त आ जाते हैं और नारुतो से कहते हैं कि कोनोहामारू ने होकागे मेंशन में एक रूम को खुद को बंद कर लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोनोहामारू ने रूम के अंदर बहुत सारी चीजों से दरवाजे को ब्लॉक कर रखा होता है। बाहर 2 निंजास उसे बहुत मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर कोनोहामारू फिर भी बाहर नहीं आता। तब फिर वो दोनों दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर कोनोहामारू ने वहाँ एक ट्रैप लगा के रखा था जिससे पेपर स्प्रे बॉम्ब निकलते हैं। तभी वहाँ जुनाडे आ जाती है और उन दोनों निंजास से कहती है कि तुम 2 होकर भी एक बच्चे को नहीं निकाल पा रहे, जितना जल्दी हो सके इस बच्चे से छुटकारा पाओ। इस पर वो 2 निंजास कहते हैं कि कोनोहामारू तो 3rd होकागे के ग्रैंडसन है, तो वो उससे बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। ये सुनकर जुनाडे उन्हें गुस्से से कहती है कि तो क्या हुआ, मैं भी तो 1st होकागे की ग्रैंड डॉटर हूँ, तो अभी मेरी बात मानो। उसके साथ थोड़ा सख्त होने पे उसे अक्ल आ जाएगी। कोनोहामारू अंदर से सब बातें सुन रहा होता है और उसे बहुत बुरा भी लग रहा होता है कि अब उसके दादाजी इस दुनिया में नहीं है तो लोग उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। फिर बाहर वो दोनों निंजास कोई जुत्सु करने ही वाले होते हैं कि तभी नारुतो आके उन्हें रोक लेता है और जुनाडे को कोनोहामारू पर इतना सख्ती दिखाने से मना करता है। तो जाते जाते जुनाडे नारुतो से कहती है कि नारुतो फिर खुद ही दिन खत्म होने से पहले कोनोहामारू को बाहर निकाल ले। तो फिर नारुतो कोनोहामारू को मनाने की काफी कोशिश करता है, पर कोनोहामारू गुस्से से नारुतो को बेवकूफ बोलकर वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। नारुतो को ये बात बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो गुस्से से कहता है कि चुपचाप बाहर आ जा वरना मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। कोनोहामारू नारुतो को और उकसाता है तो नारुतो दरवाजा तोड़ने लगता है। फिर से कोनोहामारू का एक और ट्रैप ट्रिगर हो जाता है और नारुतो पर ढेर सारे बर्तन गिर जाते हैं। नारुतो फिर थक हार कर अपनी अल्टीमेट निंजा टेक्निक सेक्सी जुत्सु का यूज करके उसे मनाने की कोशिश करता है। सेक्सी जुत्सु को एक्शन में पहली बार देखकर कोनोहामारू के दोस्त शर्म से लाल हो जाते हैं। अब भी उसके बाहर न आने पर नारुतो फिर अपने शैडो क्लोन्स बनाता है और दरवाजे को धक्का मारता है, पर फिर से उस पे स्प्रे बॉम्ब्स गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ साकुरा रॉकली से मिलती है और उसे बुके देते हुए कहती है कि लेडी जुनाडे ने सास्के को ठीक कर दिया है, इसलिए रॉकली को भी लेडी जुनाडे से बात करनी चाहिए। साकुरा को क्या ही पता था कि सच सुन के ली को कितना जोर का धक्का लगा है। फिर भी रॉकली हंसते हुए साकुरा को उसका हौसला बढ़ाने के लिए थैंक्स कहता है। फिर हम जुनाडे और शिजुने को एक टी शॉप पे देखते हैं जहाँ जुनाडे एक बुक पढ़ रही होती है जिसमें ली विलेज के सारे निंजास की डिटेल थी। जुनाडे एक एक करके सभी निंजास और उनके टीम की एबिलिटीज देख रही थी। फिर वो ली के पेज पर आती है और फिर कुछ देर सोचने के बाद ली के पास जाती है। वो देखती है कि ली एक फूल की पंखुड़ी को तोड़कर शी लव्स मी नॉट की जगह सर्जरी सक्सेस होगी या फेल ये गिन रहा था। लास्ट पीस फेलियर पर आता है और ये देखकर वो दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ नारुतो कोनोहामारू को बाहर निकलने के लिए अब रासेंगन बनाने लगता है, पर तभी वहाँ लेडी जुनाडे आके उसे धक्का मार के गिरा देती है और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। तो नारुतो उसे रुकने को कहता है। जुनाडे के गेट को छूते ही ऊपर से बर्तन गिरते हैं जिसे वो आसानी से डॉज करके गेट खोलती है और कोनोहामारू के सेट किए बहुत सारे ट्रैप से बचते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। कोनोहामारू ये देखकर डर जाता है कि अब तो उसकी खैर नहीं, पर जुनाडे उसे कुछ करने की जगह उसके बगल से एक बुक उठाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। सभी उनके सामने जो कुछ हुआ उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर शाम को हम होकागे मेमोरियल के सामने नारुतो और कोनोहामारू को प्रे करते हुए देखते हैं। नारुतो उससे पूछता है कि क्या वो ग्रैंडमा जुनाडे को
को पसंद नहीं करता। इस पर कोनोहामारू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो जानता है कि बहुत जल्द सब मेरे दादाजी के बारे में भूल जाएंगे और ये भी कि वो कितने बहादुर और अच्छे थे। नारुतो से समझाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और फिर वो कोनोहामारू को जुनाडे के पास चल के उनसे प्रॉमिस करवाने को कहता है कि वो ऐसा कुछ कभी होने नहीं देगी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ जुनाडे वापस टी शॉप में आके बायोलॉजी की एक बुक पढ़ रही थी और शिजुने उसे ऐसा करते देख चौंक जाती है कि आखिर जुनाडे ने जुआ खेलने और दारू पीने की जगह पढ़ना कब से शुरू कर दिया। जुनाडे तब उससे कहती है कि क्या तुम्हें काबुतो की खासियत पता है? काबुतो अपने सेल्स रिक्रिएट कर सकता है और जुनाडे इसी टेक्निक के बारे में रिसर्च कर रही है जिससे वो रॉक ली पर आजमाना चाहती है, क्योंकि इससे रॉक ली की सक्सेसफुल सर्जरी होने के चांसेस 50 से 51 हो सकते हैं। चाहे ये 1% ही ज्यादा है, पर अपने विलेज के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राई करना तो बनता है। आखिर वो अब फिफ्थ होकागे जो है। लेडी जुनाडे की ये सब बातें बाहर से नारुतो और कोनोहामारू भी सुन रहे होते हैं, जिन्हें सुन के कोनोहामारू लेडी जुनाडे से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उसे याद आता है कि एक बार थर्ड होकागे अचानक आए किसी मिशन पर निकल रहे होते हैं। तब कोनोहामारू अपने दादाजी को रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकते और कहते हैं कि सिर्फ कोनोहामारू ही नहीं बल्कि पूरा ली विलेज ही उनका परिवार है, उन्हें अपने विलेज के लोगों को प्रोटेक्ट करना ही होगा। आखिरकार वो थर्ड होकागे जो हैं। और ये याद करके फिर कोनोहामारू जुनाडे से मिले बिना ही एक नई खुशी और उम्मीद के साथ वहां से जाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 100 के फर्स्ट सीन में हम रॉक ली को एक जगह पे बैठा देखते हैं जहाँ वो अपनी ही दुनिया में कहीं खोया अपना पास्ट याद कर रहा होता है, जिसमें हम छोटे रॉक ली को शैडो क्लोन और ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु कर पाने की कोशिश करते हुए देखते हैं, पर उससे कुछ भी नहीं हो पाता। तभी पीछे से अपनी चमकाती हुई मुस्कान लिए गाय सेंसे आते हैं और उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि प्रैक्टिस करते रहो बच्चे, तभी तुम एक दिन एक अच्छे शिनोबी बन पाओगे। ली यहाँ पहली बार गाय सेंसे से मिलता है और उनसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर रॉक ली पास्ट का एक दूसरा सीन याद करता है जहाँ गाय सेंसे ली और उसके टीम मेंबर्स को ज्ञानिन बनने की बधाई दे रहे होते हैं। फिर गाय सेंसे उन सब से उनके गोल्स के बारे में पूछते हैं। नेजी बताने से मना कर देता है। फिर ली अपना गोल बताते हुए कहता है कि वो एक बेहतरीन निंजा बनना चाहता है, भले वो निंजुत्सु और ज्ञानजुत्सु यूज नहीं कर सकता। नेजी ये सुन के उस पर हंसता है और कहता है कि अगर उसे निंजुत्सु या ज्ञानजुत्सु नहीं आता तो वो कभी अपने आप को एक निंजा कैसे कह पाएगा। वो इकलौता है जो सिर्फ ताईजुत्सु की मदद से ही एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्पेशल है। गाय सेंसे नेजी को चुप करवाते हुए कहते हैं कि अगर किसी में पैशन हो तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, बस उन्हें मेहनत करने और एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। ये सब सुनकर ली उनकी बातों से और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जब रॉक ली को ढूंढते ढूंढते गाय सेंसे वहाँ आते हैं। वो ली को कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि ली पिछले 2 हफ्तों से हॉस्पिटल में रिहेबिलिटेशन के लिए नहीं गया है। ली अपना पास्ट याद करते हुए गाय सेंसे को कहता है कि वो आप ही थे गाय सेंसे जिन्होंने हमेशा मुझे उम्मीद की किरण दिखाई। गाय सेंसे, आपसे पहले किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं करा कि मैं भी कभी अपनी जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा। आपसे ही मिलकर मुझे पता चला कि मुझे हमेशा अपना बेस्ट देने का ट्राई करना चाहिए और हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए। इतना कहकर रॉक ली रोने लगता है और आगे कहता है, पर इस बार बात अलग है। अगर अब मैं अपना बेस्ट भी दूं या अपने आप पर भरोसा भी रखूं तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे बताइए गाय सेंसे, मुझे क्या करना चाहिए। ये सब सुन के गाय सेंसे भी दुखी हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पाते। रात हो जाती है और फिर बहुत देर सोचने के बाद गाय सेंसे रॉक ली से कहते हैं कि रॉक ली, तुमने सिर्फ अपने टाइजुत्सु के भरोसे ही निंजा बनने की कोशिश की है। अब तक बस वही तुम्हारा सहारा था, पर अब ये भी तुमसे छीना जा रहा है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा। अपने सपने को छोड़ने से तुम्हें अभी होने वाले दर्द से भी कई गुना ज्यादा दर्द होगा, इसलिए तुम अपनी सर्जरी करवा लो। इस पे रॉक ली गाय सेंसे को एक पास्ट की बात याद दिलाता है कि एक बार गाय सेंसे ने हमेशा की तरह ही ककाशी सेंसे को मैच के लिए चैलेंज किया था। तो फिर ककाशी के कहने पर दोनों के बीच रॉक पेपर सीजर्स का मैच हुआ था। ली कहता है, पर ये सर्जरी रॉक पेपर सीजर्स की तरह कोई खेल नहीं है, इसमें रॉक ली की जान भी जा सकती है। ये सुन के गाय सेंसे रॉक ली को उस रॉक पेपर सीजर्स मैच के रिजल्ट को याद करने को बोलते हैं। उस बैटल में ककाशी गाय सेंसे से जीत गया था और अपनी शर्त के अनुसार गाय सेंसे को हाथों के बल पूरे ली विलेज के 500 चक्कर लगाने थे। रात हो जाने पर भी गाय सेंसे नहीं रुकते। ये देखकर ली उनके सामने आकर उन्हें रोकता है और कहता है, अब तो उन्हें यहाँ देखने वाला दूसरा और कोई भी नहीं है, तो अब वो रुक क्यों नहीं जाते। तब गाय सेंसे उससे कहते हैं कि जब कोई आदमी किसी से कोई प्रॉमिस करता है तो उसे वो फिर निभाना भी चाहिए, भले ही उसमें उसकी मौत ही क्यों ना हो जाए। तब ली हंसते हुए पूछता है कि हर बार किसी भी चीज में वो इतने अजीब रूल्स क्यों जोड़ देते हैं, जिसपे गाय सेंसे कहते हैं कि वो अपनी हर हार पर खुद के लिए ऐसे सेल्फ रूल्स बनाकर खुद को ट्रेनिंग ही तो दे रहे हैं जो अंत में एक दिन जीत का कारण बनेगी। इतने अजीब सेल्फ रूल्स बनाकर उन्होंने रॉक पेपर सीजर जैसी फालतू की गेम में भी सीरियस होने के लिए अपने आप को चैलेंज किया, ताकि उन्हें ये डर रहे कि अगर वो हारे तो उन्हें खुद को ये भयानक पनिशमेंट देनी होगी। अगर ऐसे सेल्फ रूल्स बनाकर कोई हारता भी है तो वो पनिशमेंट भी उसके लिए ट्रेनिंग का एक पार्ट ही तो होगी जो उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ये सुनकर ली भी कहता है कि अब से उसका भी एक सेल्फ रूल होगा कि अगर वो गाय सेंसे की बराबरी नहीं कर पाएगा तो वो और भी ज्यादा प्रैक्टिस करता रहेगा। ऐसा कहकर वो भी उनके साथ हाथों के बल राउंड लगाने लगता है। तब गाय सेंसे अपना एक रूल और ऐड करते हैं कि अगर ली राउंड के अंत तक उनके साथ बना रहेगा तो वो अपना पूरा जीवन ली की ट्रेनिंग में लगा देंगे और ये उनका प्रॉमिस है। ऐसा कहकर वो अपना सिग्नेचर पोज देते हैं। प्रेजेंट में गाय सेंसे कहते
हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारी सर्जरी सफल रहेगी और अगर कोई ऐसा चांस हुआ भी जहाँ वो फेल हो जाती है तो मैं भी तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगा। जब से ली तुम मुझे मिले हो तब से मेरा मिशन तुम्हें एक बेहतरीन निंजा बनाना ही है और ये मेरा तुमसे वादा है। ये सुनकर आज के जमाने का कोई भी स्टूडेंट यही चाहेगा कि उनका टीचर भी गाय सेंसे जैसा ही हो। सच में ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल था अगर किसी ने उनकी बातों को ध्यान से समझा हो तो। बैक टू द स्टोरी। उनकी बातें सुनकर ली की आंखें भर आती है और वो उन्हें गले लगा लेता है। सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि शिजुने नींद से उठती है, जो देखती है कि जुनाडे अपनी स्टडी खत्म कर वहाँ से जा चुकी थी। वो उठकर वहाँ देखती है कि जिस बुक को जुनाडे पढ़ रही थी उसमें जुनाडे ने सर्जरी का सक्सेस रेट अब 58% लिखा हुआ था। एपिसोड के फाइनल सीन में हम जुनाडे को विलेज के सामने होकागे बनने और विलेज को प्रोटेक्ट करने का वचन लेते हुए देखते हैं और ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इस वीडियो का फाइनल एपिसोड यानी एपिसोड 101 एक फिलर एपिसोड है पर ये बहुत ही मजेदार भी है। इसमें हमारे टीम 7 के मेंबर्स एक ऐसे सवाल के जवाब की तलाश में होते हैं जिसे वो, मैं और आप सभी भी जानना चाहते हैं। बताइए क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि आखिर ककाशी सेंसे का फेस कैसा दिखता है? आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो चलिए टीम 7 के साथ इस बात का पता लगाते हैं। नारुतो अपनी टीम 7 से यही सवाल पूछता है जिसे जानने में सास्के को कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता और साकुरा भी हमेशा की तरह सास्के की ही हाँ में हाँ मिलाती है। तब नारुतो कहता है कि क्या पता ककाशी सेंसे के मास्क के पीछे उनका चेहरा किसी मछली के जैसे बड़े बड़े होंठों वाला हो या फिर किसी खरगोश जैसे लंबे लंबे दांतों वाला हो। इतना सुनते ही वो दोनों भी क्यूरियोसिटी से भर जाते हैं और राजी हो जाते हैं। अगले सीन में तीनों ककाशी सेंसे को रामेन शॉप पे ट्रीट देते हैं क्योंकि खाने के लिए तो ककाशी सेंसे को अपना मास्क उतारना ही पड़ेगा। वो तीनों अपनी आंखें गड़ाए ही बैठे थे। ककाशी भी अपना मास्क हटाने ही वाला था कि तभी हमारी टीम 7 के पीछे से शिकामारू, इनो और चोजी आकर उनकी नजरों के बीच खड़े हो जाते हैं। जितनी जल्दी हो सके वो पैनिक करते हुए उन्हें वहां से हटाते हैं पर वो देखते हैं कि ककाशी सेंसे ने तो तब तक खाना खाकर मास्क वापस लगा भी लिया होता है। साथ ही उन्हें शॉप ओनर और उनकी वाइफ के रिएक्शंस देखकर पता लगता है कि उन दोनों ने ककाशी का चेहरा देख लिया था जो अब तो उसके दीवाने बन गए थे। और फिर हमारी टीम 7 की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। अगला प्लान सास्के का होता है कि वो सभी सारा दिन ककाशी सेंसे का पीछा करते रहेंगे। शायद दिन में कभी तो ऐसा मौका मिल पाए जब वो ककाशी सेंसे का चेहरा देख पाए। तो फिर अब टीम 7 ककाशी सेंसे का छुप छुप कर पीछा करने लग जाती है। तभी ककाशी पीछे मुड़कर देखता है। टीम 7 को लगता है कि वो अब पकड़े गए पर असल में जिस बोर्ड के पीछे वो छिपे हुए थे वो बोर्ड ककाशी की फेवरेट नोवेल पर बनी एक मूवी की एड थी। तो फिर ककाशी खुश होकर उसकी टिकट खरीदने निकल जाता है। फिर टीम 7 बारी बारी से ककाशी पर नजर रखने का डिसाइड करती है क्योंकि इन सभी के एक साथ पीछा करने पर ककाशी सेंसे को शक हो सकता है। अब बारी बारी से तीनों ककाशी सेंसे का पीछा करते हैं पर हर बार ककाशी उन्हें चकमा देके उनकी नजरों से गायब हो जाता है। अगले सीन में पूरी टीम 7 ककाशी सेंसे के साथ एक मिशन में जा रही होती है जहाँ उन्हें एक फार्मर की फार्म में हेल्प करनी थी। तभी हम देखते हैं कि कुछ बुरे लोग दूर कहीं से ककाशी का पीछा कर रहे थे क्योंकि उनके बॉस को ककाशी से बदला लेना था। वंस अपॉन अ टाइम इनके बॉस ने एक लड़की को प्रपोज करा था पर वो लड़की मान ही नहीं रही थी पर फिर भी ये लोग उस लड़की के पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे। तब ककाशी सेंसे ने आकर इन लड़कों से उस लड़की को बचाया था और फिर वो लड़की उल्टा ककाशी से ही पट गई थी। बस इसी बात की खुंदक इनके बॉस को आज भी है तो वो अपने 2 चमचों के साथ ककाशी से बदला लेने आया होता है। कुछ लोग अपने गेस्ट हाउस में टीम 7 को इनवाइट करते हैं तो इनका बॉस एक औरत का रूप लेके उनके बीच में घुस जाता है जहाँ वो उनके खाने में कुछ मिला देता है जिसको खाने से ककाशी को नॉन स्टॉप हिचकियां आएगी और लिटरली इनका प्लान यही था कि ये ककाशी को हिचकियां देके मार देंगे। इतना टेस्टी खाना देके सबके मुंह से पानी टपकना शुरू हो जाता है पर मौके का फायदा उठाते हुए हमारी टीम 7 पहले ककाशी को खाना खाना शुरू करने को कहती है क्योंकि उन्हें तो ककाशी का फेस देखना था। ककाशी भी अपना स्मार्ट बंदा है, ये भी मना करते हुए कहता है कि आज उसका उपवास है। नारुतो समझ आता है कि ककाशी भी उनके साथ खेल रहा है तो वो जानबूझ के चाय से बड़ा बर्तन ककाशी के फेस की तरफ फेंकता है पर ककाशी बचने के लिए पूरे टेबल को उठाकर उसकी अपने सामने शील्ड बना लेता है। इससे पूरा खाना तो गिरता ही है, साथ ही टीम 7 और उन बुरे निंजास की भी हार हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और अब टीम 7 एक नया प्लान बनाती है जहाँ वो ककाशी सेंसे को हॉट स्प्रिंग बाथ के लिए इनवाइट करते हैं क्योंकि नहाती बार तो ककाशी सेंसे को मास्क उतारना ही पड़ेगा ना। हाँ बस बेचारी साकुरा ये नहीं देख पाएगी। सास्के और नारुतो फिर ककाशी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि वो 3 बुरे लोग भी वहाँ घात लगा के बैठे होते हैं और इस बार वो ककाशी पर एक पॉइजनस नीडल से वार करना चाहते थे। ककाशी बाथ हाउस में एंटर करता है। दूसरी साइड से साकुरा भी देखने का ट्राई कर रही होती है पर ये क्या, ककाशी ने तो अपने मुंह को एक कपड़े से बांध रखा था। तभी उन बुरे लोगों का बॉस चुपके से ककाशी पर पॉइजनस नीडल चलाता है पर उसी वक्त ककाशी डुबकी लगाने झुक जाता है तो वो नीडल मिस होके एक फ्रॉक को लग जाती है और वो फ्रॉक टह बोल जाता है। सास्के और नारुतो भी फ्रस्ट्रेट होके बाथ हाउस से बाहर आते हैं। उनके बाद वो बुरे लोग भी निराश होकर बाथ हाउस से बाहर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ से तो उनके कपड़े गायब हैं। एक्चुअली इनके कपड़े
कपड़े नारुतो ने चुरा लिए होते हैं। अगले दिन सभी गेस्ट हाउस से फार्म की तरफ निकल पड़ते हैं। फार्म पहुंचकर नारुतो वो चुराए हुए निंजास के कपड़े खुद भी पहनता है और साकुरा और सास्के को भी पहनाता है और प्लान बनाता है कि हम गुंडे बनकर ककाशी सेंसे पर हमला करेंगे और उनका मास्क हटा देंगे। फिर वो तीनों ककाशी पर अटैक करते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए सच के वो 3 बुरे निंजास भी ककाशी पर अटैक कर देते हैं। तो फिर ककाशी उन्हें देख के कहता है, ओह तो तुम तीनों भी फाइनली सामने आ ही गए। यानी कि ककाशी को तो पहले से ही पता था कि ये 3 बुरे निंजास भी कब से उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि ककाशी ने तब तक नारुतो, साकुरा और सास्के को भी बंदी बना लिया था। एक्चुअली ककाशी ये भी पहली बार में ही समझ गया था कि ये तीनों निंजास नारुतो, साकुरा और सास्के ही हैं। ककाशी टीम 7 से सबकी एक्सप्लेनेशन मांगता है तो साकुरा बचने के लिए कहती है कि ये नाटक उन्होंने इन 3 बुरे निंजास को सामने लाने के लिए किया था। ककाशी बिना समय गवाए उन 3 गंदे निंजास को भी अच्छी तरह धोकर टांग देता है। तो शाम हो जाती है और सभी अपना फार्म का काम पूरा करके घर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक नारुतो ककाशी से डायरेक्टली ही पूछ लेता है कि उनके मास्क के पीछे आखिर क्या है। इस पर ककाशी सेंसे कहते हैं, तो ये बात थी, अगर तुम्हें यही जानना था तो तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था। ऐसा कहकर वो अपना मास्क हटाने लगते हैं। टीम 7 को ये विश्वास ही नहीं होता कि जिस काम के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की वो तो इतना सीधा और आसान था। ककाशी के मास्क निकालते टाइम तीनों बड़ी ही गौर से ककाशी को देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या मास्क के पीछे बड़े बड़े होंठ निकलेंगे या बड़े दांत या एक छोटा नन्हा सा मुंह। पर मास्क कटने के बाद उसके पीछे होता है एक और दूसरा मास्क। आहा, मेरे, आपके और इन तीनों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। और इसी के साथ हमारी आज की एक्सप्लेनेशन का आखिरी एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलें तो इसके बाद नारुतो की फर्स्ट मूवी आती है जो की है निंजा क्लैश इन द लैंड ऑफ स्नो। तो अगली नारुतो की एक्सप्लेनेशन में हम इस मूवी को ही एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन ऑफ द डे, लेडी जुनाडे के फोरहेड पे वो रोम्बस सा मार्क आखिर क्यों है? मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।